जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीते दिन जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस के चलते ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से बिंदु इसमें पूछे जाते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बीते दिन 5 जून यानी 5 जून को पूरे विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, और आज के इस स्पेशल लेक्चर में जो कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, बैंक सबके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण जब से पर्यावरण में बदलाव हुआ है और पर्यावरण ने पृथ्वी को दिक्कत देना शुरू कर दिया है, जब से पेड़ पौधे और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जब से हुआ है, तब से पूरे विश्व में पर्यावरण और जलवायु को मद्देनजर रखते हुए कई सम्मेलन हुए हैं। और इस सम्मेलन में कुछ ना कुछ टारगेट लिया गया है कि हमें कार्बन एमिशन को कम करना है या जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो तब से लेकर यानी 1973-74 से लेकर आज तक में बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हुए हैं और बहुत सारे सम्मेलन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं आज इस 8 बजे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। पूरे विश्व भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये डेट एकदम आपको लिख लेना है क्योंकि ये जो डेट है 5 जून ये घिसे पिटे एग्जाम में अच्छे तरीके से आ जाती है। ठीक है, रिपीटेडली आती रहती है कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये बार बार इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि आप लोगों को पर्यावरण का महत्व पता चले कि जिस प्रकार से हर साल गर्मी बढ़ रही है, हर साल ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सर्दी ज़्यादा आती है, बारिश ज़्यादा आती है, तो पर्यावरण में एक असंतुलन हो गया है और इस असंतुलन को संतुलित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कई सारे चलाए गए थे, कई सारे प्रोटोकॉल चलाए गए थे, कई सारे सम्मेलन चलाए गए थे। ठीक है, और अभी बीते दिन जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम थी डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ठीक है, यानी इस थीम का फोकस क्या था, हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर था। ठीक है, इस बार थीम क्या थी हमारे विश्व पर्यावरण दिवस की कि हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली और मरुस्थलीकरण और सूखे पर। ठीक, सूखे पर है, यानी आपको इस बार जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ये तो सबको पता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन थीम क्या होती है। कई बार किसी भी दिवस की थीम पूछ ली जाती है कि इस बार की थीम क्या थी। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी, हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली और मरुस्थलीकरण पर सूखे पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे पर्यावरण लगातार हर साल बिगड़ता जा रहा है और हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते तो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से विगत 70 से 80 वर्षों में औद्योगिकरण हुआ है और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्पन्न हो रही है और हमारी जो ओजोन परत है पृथ्वी की, उस ओजोन परत है उत्तरी ध्रुव में, उसमें छेद देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे पृथ्वी में हर साल गर्माहट आ रही है, गर्मी ज़्यादा आ रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने की वजह से समुद्र स्तर बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो द्वीप हैं वो डूबते जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं जो विलुप्त होती जा रही है। तो इसको हमें बचाना भी है। ठीक है, इसको हमें बचाना भी है और इसको बचाने के लिए विश्व में कई सम्मेलन हुए। ठीक है, विश्व में क्या है, कई सम्मेलन हुए। तो एक एक सम्मेलन को हम जानते हैं और देखते हैं हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हमारा चैनल, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण सम्मेलन यानी जलवायु परिवर्तन में, विश्व में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए विश्व में जो पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं उसको एक एक करके जानते हो। सबसे पहला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहला, क्योटो प्रोटोकॉल। और बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्योटो जापान में हुआ था। जापान में एक जगह है, वहाँ पर क्योटो नाम की एक जगह है, यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। और देख लेते हैं कि इस
इस सम्मेलन की कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कमी हेतु बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करके अपनी पार्टियों को इसके प्रति प्रतिबद्ध करता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस एमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो जितनी भी ऐसी जहरीली गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनका एमिशन कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था कि जिस जहरीली गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से हमारी पृथ्वी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, ऐसी गैसों को कम करना है। और ऐसी कुछ नीतियां इसमें लाई गई कि जो भी सदस्य क्योटो प्रोटोकॉल में आया था वह बाध्यकारी हो गया था कि आपको अपने देश में साल भर में इतना टन कार्बन कम करना है या उत्सर्जन कम करना है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में क्योटो जापान में हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में कहां हुआ था? क्योटो, और ये कहां पे है? जापान में है। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु संबंधित है, हुआ है 1997 में। कहां हुआ है? क्योटो और जापान में हुआ है। ठीक है, जापान में अपनाया गया था और वर्ष 2005 से यह लागू हुआ है। 1997 में ये बैठक हुई थी और इसको लागू किया गया सन 2005 में। ठीक है, इसके तहत स्वीकार किया गया कि 150 से अधिक वर्षों की औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप वातावरण में GHG यानी GHG का मतलब क्या था? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर के लिए विकसित देश मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके तहत ये निर्णय लिया गया कि 150 साल जो औद्योगिक क्रांति के हो गए हैं, जो उद्योग बढ़ाए पूरे विश्व में, और जितने भी विकसित देश हैं इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए, जितने भी विकसित देश हैं पूरे विश्व के, वो जिम्मेदार हैं और वो अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें। ठीक है, तो ये था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप नोट्स जरूर बनाइएगा और जो इसमें जानने लायक चीज़ें हैं वो भी देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे पहले इनमें से कौन सा सम्मेलन किया गया, तो वो होता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला है रामसर कन्वेंशन। सबसे पहला हमारा क्या है भाई? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल तो देख लिया, लेकिन इसके बाद रामसर कन्वेंशन भी आया। रामसर कन्वेंशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि से रिलेटेड है और रामसर के नामक एक जगह ईरान में है और वहाँ से ये कन्वेंशन हुआ था कि विश्व में जिस देश के पास जो भी आर्द्र भूमि है उसको बचाना है हमें। जो भी हरे भरे जंगल हैं, सदाबहार जंगल हैं या बहुत बड़ी जगह है जिसको संरक्षण देना चाहिए, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी देश यह कोशिश करेंगे कि वह जगह को संरक्षण देंगे और उसमें कोई कटाई फटाई नहीं होगी, उसका डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। ठीक है, तो रामसर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो वर्तमान में भारत में 80 रामसर स्थल है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 80 रामसर स्थल हैं और 80 रामसर स्थल में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रामस्थल कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा है भैया तमिलनाडु में। कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा क्या है? तमिलनाडु में है। और सब उसके बाद कहाँ पे है? यूपी में। तो पूछ सकता है कि तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हैं, तो तमिलनाडु में 16। तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल हैं और यूपी में कितने हैं? यूपी में 10 हैं। तो यूपी जीके के लिए क्वेश्चन बन गया और केंद्र लेवल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि भारत में किस राज्य में है? उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। पिछले साल 2023 में इनकी संख्या 75 थी, अभी हाल ही में 5 रामसर स्थल और बढ़े हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि इसका क्या है। रामसर स्थल कन्वेंशन ये कब हुआ? इसे आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन कहा जाता है। आर्द्र भूमि यानी जितनी भी विश्व में जिस देश के पास आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करना है, उसको बचाना है। ठीक है, इसके लिए कन्वेंशन लाया गया था। यह लाया गया था 1971 में। कहां से? ईरान से। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और यह 1975 में लागू हुआ और इसके तहत पूरे विश्व में जो डिपार्टमेंट है पूरे विश्व में आर्द्र भूमि को चिन्हित करता है और उसे रामसर स्थल घोषित कर देता है। यानी अब वह सरकार की जिम्मेदारी होगी उस जगह को संरक्षण देना। जैसे भारत के रामसर स्थल की बात करें तो जैसे चिलिका झील है, जैसे बखीरा पक्षी विहार है। ठीक है, जैसे बखीरा पक्षी विहार है, जैसे वूलर झील है, जैसे आपका पश्चिमी घाट है, तो ये सब रामसर स्थल में आते हैं। ठीक है, तो पहला कन्वेंशन हो गया हमारा रामसर स्थल। आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर एक सम्मेलन है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जब हुआ था तो इसमें निर्णय लिया गया था कि जितने भी हमारे ऐसे पदार्थ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन
उत्सर्जन करते हैं उन प्रोडक्टों के इस्तेमाल में कमी लानी है और प्लास्टिक जलाना नहीं है, ठीक है। यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP, ठीक है, POP पर एक सम्मेलन था। इसे 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था। इसे 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था और यह 2004 में लागू हुआ, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कन्वेंशन, ठीक है। CITES, ठीक है, CITES कन्वेंशन। यह वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार पर एक सम्मेलन था। ऐसे जीव जंतुओं का व्यापार रोकना जो अभी विलुप्त होने की कगार में है या विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे पोचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो दुर्लभ प्राणी, जो दुर्लभ जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जंगलों में या कहीं अनोखे या किसी विशेष जगह में पाए जाते हैं, तो उनको मारकर उनका व्यापार करते हैं और इनको भी रोकना एक, इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था CITES, ठीक है। इसे 1963 में अपनाया गया था और यह 1975 में लागू हुआ था, ठीक है। ऐसे जीव जंतु और वनस्पति जो लुप्त प्राय हैं, यानी उनकी अब जो वैरायटी है वो कम पाई जाती है, उनकी जनसंख्या कम है, ठीक है। एग्जाम में आता है रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक। ये क्या है? रेड डेटा बुक एग्जाम में आता है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक संबंधित है उन प्राणियों से जो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार में है, ठीक है। ध्यान देना, पूरे विश्व में ऐसी प्रजातियां या जो विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्त हो गए हैं, उनकी पूरी डिटेल लिखी जाती है रेड डेटा बुक में। तो रेड डेटा बुक संबंधित है किससे? जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति से। तो रेड डेटा बुक याद रखना, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन, CBD, जैव विविधता पर कन्वेंशन, ठीक है। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन है। इसे 1952 में अपनाया गया था और 1953 में इसे लागू किया था, ठीक है। कौन सा? जैव विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता पर कन्वेंशन का मतलब होता है कि जैसे कोई हिस्सा जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे, सदाबहार हरे भरे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं और वहां पर जीव जंतुओं की भी बहुत सारी वैरायटी पाई जा रही हैं, उसको बोलते हैं जैव विविधता वाला क्षेत्र। जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत में, ध्यान देना, भारत की अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में हमारे सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में बारिश भी अत्यधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जा रहे हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जीव जंतुओं की प्रजाति भी बहुत सारी है। यही कारण है कि हमारे भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना है जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए क्या है? CBD, ठीक है। आगे बॉन कन्वेंशन, आगे देखते हैं बॉन कन्वेंशन। तो बॉन कन्वेंशन किस लिए था? यह वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन था और यह 1979 में अपनाया गया और 1983 में इसे लागू किया गया। ऐसे वन्य जीव, ऐसे पक्षी, ऐसे जीव जो अपने जगह से एक समय के लिए दूसरी जगह जाते हैं ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट का लुत्फ उठा सके, और जब वो एनवायरनमेंट का समय कंप्लीट होता है वो दोबारा अपने यहाँ चले जाते हैं। और इनमें ज़्यादातर पक्षी आते हैं, जो पक्षी कई हजार मीलों से उड़कर किसी क्षेत्र में आते हैं प्रजनन के लिए, अंडे देने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और उसके बाद 3-4 महीना वहाँ रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे जीवों के संरक्षण के लिए ये बॉन कन्वेंशन लाया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बॉन कन्वेंशन किसके लिए आया था? तो बॉन कन्वेंशन आया था वह वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर, ठीक है। प्रवासी का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह संचरण करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जून जुलाई का महीना इस क्षेत्र में रहा, अब ठंडी आ रही है तो दूसरे इलाके में संचरण करते हुए चले जाएंगे और फिर ठंडी वहां बिताएंगे, गर्मी बिताने के लिए फिर वापस आएंगे। इन्हीं को बोलते हैं प्रवासी प्राणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कन्वेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वियना
वियना कन्वेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन था और यह 1985 में अपनाया गया और 1988 में इसको लागू किया गया। आज का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है ओजोन परत को बचाना, ओजोन परत को बचाना। ओजोन परत एक्चुअली है क्या? ओजोन परत देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से एक गैस ने घेर रखा है, ठीक है। हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से एक गैस ने घेर रखा है और ये जो गैस है इसका फॉर्मूला है O3। ये जो गैस है इसका फॉर्मूला है क्या? O3। और इसी को बोलते हैं क्या? ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत, इसी को बोलते हैं क्या? ओजोन परत। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया करता है कि ओजोन परत का फॉर्मूला क्या है, तो ओजोन परत का फॉर्मूला है O3। देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, और इसमें अगर एक ऑक्सीजन का परमाणु और जुड़ जाता है तो ये बन जाती है O3, और ये हमारे पृथ्वी के समताप मंडल पे एक कंबल की तरह रिएक्ट करती है और इसी को पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। ओजोन को और क्या कहा जाता है भैया? पृथ्वी का कंबल। अब पृथ्वी का कंबल क्यों कहा जाता है? जिसने चारों तरफ से हमारी पृथ्वी को अपने अणुओं से घेर रखा है और इसका काम क्या है? जैसे सूर्य होता है, सूर्य, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है धरती पर तो ये प्रकाश छन जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आता है उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हार्मफुल किरणें होती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जो पृथ्वी में जीवन के लिए हानिकारक है, उससे हमें बचाती है। जैसे सूर्य के किरणों के साथ में यूवी रेज, सूर्य के किरणों के साथ में यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें भी उनके साथ में आती हैं, तो वो ओजोन परत ही होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को वापस भेज देती है, पृथ्वी के अंदर एंटर करने नहीं देती, यानी सिर्फ व्हाइट लाइट ही हमारे पृथ्वी पर आती है। और यदि यह पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की ओजोन परत को भेदते हुए अंदर आ जाए तो आपको बता दें मानव जाति को स्किन कैंसर हो सकता है और यहाँ की गर्मी एक बढ़ सकती है और यहाँ पर प्राणी और जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सी परत है पृथ्वी की जिससे अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें भेद नहीं पाती हैं और वापस चली जाती हैं अंतरिक्ष में, तो वो है क्या? ओजोन परत, ठीक है। आए समझ में? तो ये याद रखना है, ओजोन परत को बचाने के लिए यानी ओजोन परत को और मोटा करने के लिए कौन सा कन्वेंशन लाया गया था? वियना कन्वेंशन लाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। यह ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है और इसे 1987 में अपनाया गया था और 1989 में लागू किया गया था। देखिए, भले ही बाहर से सूर्य से जो किरणें आ रही हैं और वो हमारे लिए जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसको ओजोन तो बचाता ही बचाता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो हमने इतना विकास की दृष्टि से इतना उद्योग खोला, इतना कार्बन का उत्सर्जन किया और इतना कार्बन मोनोऑक्साइड किया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस का हमने उत्सर्जन किया, इतना एसी चल रहा है पूरे विश्व में, कार में एसी, घर में एसी, बसों में एसी, ट्रेन में एसी, इस एसी से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं और जो औद्योगिकरण की वजह से जो इतनी जहरीली गैसें निकल रही हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारी ओजोन परत के लिए हानिकारक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको बता दें ओजोन परत का दुश्मन है। कार्बन मोनोऑक्साइड CFC और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस यानी GHG, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये सब के सब O3 यानी ओजोन परत को पतला कर रही है और अभी उत्तरी ध्रुव में ओजोन परत हल्की सी पतली हो गई है, छन गई है। इससे क्या होता है कि वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली पृथ्वी में आ रही है और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर है वो लगातार हर साल पिघलते जा रहे हैं और हर साल उनकी जो संख्या वो कम होती जा रही है, नतीजा पिघल के पानी बन रहा है और जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और लगातार अगर ये चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कई सारे जो द्वीप देश हैं वो डूब जाएंगे और भारतीय प्रायद्वीप में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये डिसीजन लिया गया कि ऐसी गैसेस का उत्सर्जन कम किया जाए जो हमारे ओजोन परत को कम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा प्रोटोकॉल है। किगाली समझौता।
किगाली समझौता, ठीक है, किगाली समझौता ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन था। किगाली समझौता जो अभी मॉन्ट्रियल समझौता हमने पढ़ा उसी में क्या था, एक समझौता था। इसे 2016 में अपनाया गया और यह 2019 में लागू किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारे भारत की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखते हैं। देखिए ये जो लाइन लिखी है ये हूबहू एग्जाम में ऐसे आती है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1986 में। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान देना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, यानी पर्यावरण औद्योगिकरण को देखते हुए जिस प्रकार से ओजोन लेयर में लगातार छेद हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो भारत में भी इसका एक एक्शन लिया गया। और वो एक्शन लिया गया कब, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लिया गया था इसका हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में महत्व है, तो इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियमित किसके तहत किया गया, जब भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में हिस्सा लिया, जब भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में हिस्सा लिया 1972 में, तब भारत की सरकार को यह लगा कि हमें भी पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का अधिनियम जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में, स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया था, ठीक है। और मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु आयोजित किया गया था, ताकि भारत की तरफ से जितना भी उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, इसको कम किया जाए। इसके लिए हमने अपने भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। अब जरा देखते हैं कि इसका हमारे संविधान की दृष्टि से, यानी अगर एग्जाम में संविधान में आ जाए एग्जाम, तो हमारे संवैधानिक दृष्टि से हमारे पर्यावरण में कहां पर किसका उल्लेख है। तो आपको बता दें हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लेख अनुच्छेद 253 के तहत है। जब भी अनुच्छेद 253 की बात होगी तो ध्यान देना केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार जब भी अनुच्छेद 253 की बात होगी तो केंद्र सरकार यह प्रयास करेगी कि पूरे भारत में किसी भी तरीके से पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। और सरकार पर्यावरण का संरक्षण कैसे करेगी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर और कार्बन का उत्सर्जन, जो कंपनी जो उद्योग कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करती है उन पर कुछ प्रतिबंध लगा के कि आप एक साल में इतने से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान देना अनुच्छेद 253 के तहत किसके लिए है, केंद्र सरकार के लिए। और उसके बाद राज्य सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वह कार्बन उत्सर्जन को कम करे। तो आपको बता दें संवैधानिक दृष्टि से संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 जिसको बोलते हैं अनुच्छेद, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 क्या बोलते हैं इसको, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, का उल्लेख है। इसको कल्याणकारी योजनाएं भी बोलते हैं कि कोई भी छात्र अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको संविधान का भाग 4 जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान का भाग 4 किसी भी एग्जाम में इसका एक ना एक पॉइंट बनेगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बनेगा, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो किस में उल्लेखित है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में। यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। और अनुच्छेद 48A के तहत, अनुच्छेद 48A के तहत राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि पर्यावरण संरक्षण को अधिनियमित किया जाए और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान के अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य, देखिए राज्य, यहां पर राज्य का मतलब है राज्य की सरकार, और पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे आएंगे, इसके आगे का जो भाग है संविधान का भाग 4 का खंड क्या का, संविधान के भाग 4 खंड का, जिसको हम बोलते हैं क्या, मौलिक कर्तव्य, जिसको बोलते हैं क्या, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है, रूस से ली गई है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है, रूस से ली गई है। और इसके अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के पर्यावरण को बचाने की कोशिश करे, ठीक है। अनुच्छेद 51A जो कि कहां पे, संविधान के भाग 4 का में, जिसको मौलिक कर्तव्य हम बोलते हैं, में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो ये था हमारे पर्यावरण का संवैधानिक ढांचा। और
यहीं से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। रात्रि 8 बजे देखना ना भूलिएगा, ठीक है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।